बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस का दूसरा पार्ट। इससे पहले एक पार्ट में हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टोमेटा और लेंटिसल्स की टर्म को देखा था। उसके अलावा ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको डिटेल में डिस्कस किया था। उसके पॉइंट्स टेबुलेटेड फॉर्म में लिखे थे और इसके अलावा कुछ और टर्म्स जैसे कि गैसियस एक्सचेंज वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम जा रहे हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। उसके अलावा छोटी छोटी डेफिनेशंस इसमें से उठ के आ जाती हैं। इसके क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो आगे आप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमोनिया, एस्थमा, लंग कैंसर वगैरह। तो आपने बहुत गौर से इसको पढ़ना है। ठीक है, ये 5 सफ़ों का चैप्टर है और ये आपको, अगर आप इसको अच्छे से तैयार करें ना, तो ये आपको पेपर में 10 मार्क्स दिलवा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेडली इसमें 10 मार्क्स का पेपर आता है इस चैप्टर में से। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है या टीचर से कहीं पे भी वो वाले टॉपिक सुने, लेकिन आपने उसको तैयार नहीं किया और आज आप उठ के आ गए हैं और ये वाली वीडियो देख रहे हैं कि अच्छा यार मैं ये गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस भी पढ़ लूँ या मैं ये वीडियो सुन लूँ, तो फिर ये बस जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, तो मैं किसी दिन एक दिन टाइम लगाऊंगा और उसको याद कर लूँगा। तो ऐसा नहीं कर सकेंगे आप। ठीक है, आपने पहले उस टॉपिक को तैयार करना है। आपको अगर भूल गया वो आप दोबारा सुन लें। ठीक है, लेकिन आपने इसको सुनने से पहले, इसको बंद करके पहले अपने उस टॉपिक को तैयार करना है और फिर इसकी तरफ आना है। इन दोनों का रिलेशन नहीं है आपस में। मैं कोई कहूँ कि जैसे मैं भी आगे क्लिनिकल्स पढ़ाऊँगी तो मैं उसकी वीडियो में शायद कहूँ कि इससे पहले आपको गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस का जो पाथवे है उसको पढ़ के आना चाहिए एक बार। ठीक है, लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। ठीक है, एक को याद करने के लिए दूसरे का याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बात यह है कि आपका आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस इतना इकट्ठा होता जाएगा ना कि एंड पे आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपको वीडियो सुन के लगता है कि हाँ यार ये बहुत आसान सी चीज़ है, मेरे जहन में पूरी एक तस्वीर बन गई है कि किस तरह हवा हमारे अंदर आ रही है, किस तरह बाहर जा रही है। लेकिन उस तस्वीर को छोड़ के वो जो 10 मिनट आपने पढ़ने में लगाने हैं ना, अगर आपने वो नहीं लगाने तो आपके सुने हुए का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अगर 3-4 माह बाद आपसे कोई पूछेगा ना कि लेंटिसल और टोमेटो में डिफरेंस बताओ, तो आप नहीं बता सकेंगे। ठीक है, और जब काफ़ी अर्सा गुजर जाएगा ना, तो आपके लिए इसको याद करना भी मुश्किल होगा। क्योंकि जिस टाइम कोई टीचर पढ़ा के जाता है क्लास में या हम कोई लेक्चर लेते हैं ऑनलाइन, तो तब वो सब टर्म्स ना हमारे जहन में फ़्रेश हो जाती हैं, हम सुन लेते हैं उसको डिटेल में। और अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी हद तक वही लगता है कि हाँ यार यही तो टीचर ने बोला था और यही कुछ इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है। बल्कि मैं तो बुक से साथ साथ रीड कर रही होती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में वो बात बैठ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने आफ्टर ऑल जो है अपना पेपर है वो इसी लैंग्वेज में लिखना है जिस तरह बुक में लिखा हुआ होता है। तो अगर आपने इसको पढ़ना नहीं ना है तो ये बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। पहले आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि उस टॉपिक को पढ़ के आएँ और फिर उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस मतलब कि इंसानों में गैसेस का तबादला, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, लेकिन कहने में जितना आसान लग रहा है असल में ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए पूरा एक सिस्टम है। मतलब काफ़ी ऑर्गन सिर्फ इसी काम के लिए बनाए गए हैं कि उन्होंने सांस के अंदर लेके आने और बाहर निकालने में मदद करनी है। और उस पूरे सिस्टम को हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दिया है, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब है आम जुबान में सांस लेना। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह खाने को हज़म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये बात मैंने आपको प्लांट्स वाले, जो हमने प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज पढ़ी थी, उसमें भी बताई थी कि जो प्लांट्स हैं इनके अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है। और ये जो बात है ये आप लोग 9th क्लास में अपने बायो के पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सिर्फ इंसानों और जानवरों में पाई जाती है। तो आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इस काम को परफॉर्म करने के लिए। अब इससे पहले कि मैं इसकी डिवीजन्स में जाऊं, जो कि दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, मैं आपको पहले ये पूछना पसंद करूंगी कि आप मुझे बताएं कि हम सांस क्यों लेते हैं। लाइक क्या ज़रूरत पेश आती है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। क्योंकि अक्सर हम लोग ये तो जानते हैं कि अगर हमने ज़िंदा रहना है तो हमने सांस लेना है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि यार सांस में ऐसा क्या है कि वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो हम इस बात का जवाब नहीं दे पाते। अब आपने इस बात पे सोचना है कि आप लोगों ने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा है। ठीक है, जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आ रही है ना, आपके नाक के ज़रिए एंटर हो रही है और पूरे वो लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई से गुजर के लंग्स तक जा रही है। लंग्स में जाके ये ऑक्सीजन डिज़ोल्व कर जाती है उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो लंग्स के एल्वियोलाई को सराउंड करती हैं। एल्वियोलाई लंग्स के जो हैं वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर लंग्स को बना रहे हैं। ठीक है, और उनके गिर्द काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क है, मतलब उसके गिर्द खून की सप्लाई बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करा लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो खून के ज़रिए पूरी बॉडी से जो खून आ रहा होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको दोबारा लंग्स में रिलीज़ कर दिया जाता है ताकि इसको बाहर निकाल दिया जाए हमारी बॉडी से, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये लंग्स में जाके ब्लड वेसल्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है और हर एक सेल के पास जा रहा है। अब जब ये ब्लड हर एक सेल के पास जाएगा तो ये जाते हुए अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाएगा और वो ऑक्सीजन वहाँ जाके उन सेल्स को प्रोवाइड की जाएगी कि उनके अंदर जो फूड है वो उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट करें, ठीक है। वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह से क्या होता है कि एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं और वो एटीपी फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कोई भी काम करने के लिए। और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, वाटर तो काफ़ी हद तक हमारी बॉडी के अंदर यूज़ हो जाता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, ठीक है। इसलिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी से जल्दी निकलना ज़रूरी है और उसको उसी वक्त वापस ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के ज़रिए लंग्स में और सांस लेने के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है या सांस लेना क्यों ज़रूरी है, तो आपने उसको बताना है कि ऑक्सीजन ही असल में वो चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम ज़िंदा रहते हैं। तो इस तरह से इनका एक रिलेशन है, ठीक है। सिर्फ अगर हवा आपके अंदर आ जा रही है तो इससे आप ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए फूड भी साथ चाहिए ताकि कोई फूड हमारी बॉडी के अंदर हो जिसकी प्रोसेसिंग के ज़रिए हम लोग जो हैं वो एनर्जी हासिल कर सकें। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एयर पैसेजवे, मतलब एक वो जो हवा के गुजरने के लिए एक रास्ता है, और दूसरे लंग्स। इसका मतलब है कि मेन पार्ट तो लंग्स है जिसने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, और ये आप जान चुके हैं पहले भी कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं जहाँ पे असल में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो लंग्स में पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो नाक है या लैरिंग्स ट्रैकिया, ये सिर्फ एक पाथवे है, ये एक रास्ता है जिसके ज़रिए हवा ने गुजर के जाना है और इसके छोटे मोटे रोल हैं और वो छोटे मोटे रोल इग्नोर नहीं किए जा सकते। उनका काम है कि उसने हवा के टेम्परेचर को एडजस्ट करना है, ठीक है। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ठंड है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है या बहुत ही ज़ीरो के करीब टेम्परेचर जा रहा है, तो बाहर की हवा बहुत ठंडी होगी। अब जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली इस तरह की ठंडी गर्म हवाएं नहीं जानी चाहिए, तो आपकी नोज़ सबसे पहले उसको रेगुलेट करेगी, उसके टेम्परेचर को, ठीक है। उसको एडजस्ट किया जाएगा और आपकी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई रखा जाएगा, ठीक है, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर जब जाए तो कोई भी उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना हो। दूसरा काम ये है कि बाहर जो हवा होती है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको नोज़ के अंदर जो हेयर्स हैं वो ट्रैप कर लेते हैं या म्यूकस प्रोड्यूस होता है। एक मतलब एक वाटरी सा एक मटेरियल आपकी नोज़ के अंदर पाया जाएगा और उसके अलावा लैरिंग्स के अंदर भी, कि अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल आ गया है आपकी हवा के ज़रिए आपकी नाक के अंदर, तो उसको वहीं पे रोक लिया जाए ताकि आगे जाके वो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रुकावट प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो एस्थमा वगैरह होता है ना, उसमें एलर्जेंस वगैरह इसी तरह एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर और वो फिर जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या जो लंग कैंसर होता है स्मोकिंग के ज़रिए, उसमें सिर्फ स्मोकिंग वालों को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं ना, मतलब जो कोई बंदा ऐसा है जो पास खड़ा है किसी स्मोकर के, तो वो जो स्मोक प्रोड्यूस हो रही होती है और आपकी नाक के ज़रिए हवा के साथ अंदर जाती है, वो भी आपके लिए मसला क्रिएट करती है। तो आपकी नोज़ को मैक्सिमम एफिशिएंसी दी गई है कि ये बाहर से आने वाले पोल्यूटेंट्स को रोक पाए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे एयर पैसेजवे का है नोज़ से गुजरना। जब वो नोज़ से गुजर जाएगी तो वो जाएगी फेरिंग्स में, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको समझना आसान हो जाए। देखिए, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इस डायग्राम में उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक अपर, मतलब जितना भी आपकी चेस्ट में एंटर होने से पहले तक है, और एक है लोअर। देखिए, आप नाक से सबसे पहले हवा एंटर होती है और उसके बाद वो जाती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स आप जानते हैं कि एक कॉमन ऑर्गन है जिसमें से फूड भी गुजरती है और साथ साथ हवा भी गुजरती है, ठीक है। यही फेरिंग्स आप देखें कि डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, एक आगे लैरिंग्स है और एक पीछे स्किन कलर की लाइन में आपको नज़र आ रहा है बैक साइड पे, वो इसोफेगस है। मतलब जो खाना होगा आपका वो इसोफेगस की तरफ चला जाएगा और जो लैरिंग्स है उसके अंदर हवा चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया आगे ब्रोंकाई में कंटिन्यू करता है और ब्रोंकाई पे डिवाइड हो जाते हैं राइट और लेफ्ट लंग के लिए, ठीक है। तो ये सारा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब दोबारा से अपनी जो है वो बुक की तरफ चलते हैं। वहाँ क्या लिखा गया, वहाँ लिखा गया है कि सबसे पहले तो आती है आपकी नोज़ के अंदर नेज़ल कैविटी, मतलब आपकी नाक के अंदर जो कैविटी है। आपकी नाक जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक दरमियान में वॉल के ज़रिए, एक स्लिट के ज़रिए, ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, नेज़ल अपर्चर्स।
या जो इनकी बाहर की ओपनिंग्स हैं उनको नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक वॉल से सेपरेट किया गया है और इस वॉल के इर्द गिर्द हेयर्स हैं और साथ साथ म्यूकस है, ताकि कोई भी पोल्यूटेंट या इस तरह का फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में अगर एंटर हो रहा है तो उसको उसी वक्त रोक लिया जाए। और इसके अलावा इसके अंदर टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए मॉडिफिकेशन की गई है। अब ये सब कुछ तो समझ आता है कि फॉरेन पार्टिकल को हवा रोक लेगी, या वो जो एक वाटरी सा थिक सा लिक्विड है हमारे थूक की तरह, सलाइवा की तरह का, उसके अंदर पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएंगे और सिर्फ हवा आगे जा सकेगी। लेकिन ये जो टेम्परेचर की रेगुलेशन वाला काम है ना, ये इतना समझ नहीं आता कि क्या बात है यहाँ कोई एसी या हीटर लगा हुआ है कि जो हमारी बॉडी की जो बाहर से हवा आ रही है उसको एडजस्ट करेगा। तो इसका काम जो है ना वो परफॉर्म करती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। वो ब्लड वेसल्स इस जगह से जो हैं वो हीट को अपने अंदर या तो अब्जॉर्ब कर लेती हैं, या अगर ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है तो वो उसको हीट अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगी, ताकि वो जो हवा है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। आपकी बुक के अंदर रेस्पिरेशन का जो पूरा पाथवे है उसको मैंने इस स्लाइड में एक फ़्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, ताकि यहाँ से पढ़ के फिर आपके लिए बुक की लाइन समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि नाक के ज़रिए हवा एंटर करती है, ठीक है, नेज़ल चैम्बर में, फिर वो इंटरनल लेयर्स में जाती है। मतलब ये कि जिस तरह आपकी नाक की बाहर की दो ओपनिंग्स हैं ना जिनको एक्सटर्नल लेयर्स या नॉस्ट्रल्स कहा जाता है, इसी तरह अंदर वाली साइड पे भी उसकी दो ओपनिंग्स है, उनको इंटरनल लेयर कहते हैं। और नोज़ से आपको ये पता है कि उसने फेरिंग्स में जाना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है नेज़ोफेरिंग्स। अब नेज़ोफेरिंग्स की जो टर्म है ना वो फेडरल बोर्ड की बुक में यूज़ की गई है कि जो फेरिंग्स है उसके 3 पार्ट्स हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। वो पार्ट फेरिंग्स का जो नाक के नज़दीक है उसको नेज़ोफेरिंग्स कहा जाता है, जो मुंह के नज़दीक है उसको ओरल कैविटी के रिलेशन से ओरोफेरिंग्स कहा जाता है, और इसी तरह जो नीचे लेरिंग्स के नज़दीक है उसको लेरिंजोफेरिंग्स कहा जाता है। तो अब जो नाक के नज़दीक है ऑब्वियसली उसी के अंदर हवा जाएगी, तो हवा आपकी नाक से जाती है नेज़ोफेरिंग्स से। और फेरिंग्स जो है आप जानते हैं कि वो डिवाइड कर जाता है 2 पार्ट में, एक लेरिंग्स और पीछे जो है वो इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर फूड चली जाती है और लैरिंग्स के अंदर हवा। तो यहाँ पे देखिए कि ग्लॉटिस जो है वो एक थोड़ी सी तंग सी ओपनिंग है, छोटी सी, जिसके अंदर से गुजर के हवा लैरिंग्स में एंटर करती है, और उसके बाद वो ट्रैकिया और फिर ब्रोंकाई और फाइनली एल्वियोलर डक्ट से होते हुए वो एल्वियोलाई में चल जाती है। इसी पॉइंट को हम पढ़ते हैं कि हमारी बुक में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स बाय मींस ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, ये मैंने पॉइंट वहाँ एक्सप्लेन किया है। फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है जो कि फूड और एयर के लिए कॉमन है, और ये एक्सटेंड करता है इसोफेगस और लैरिंग्स की ओपनिंग तक, ठीक है। अब ये पॉइंट भी आप जानते हैं कि देखें फेरिंग्स ये है और फेरिंग्स ने आगे डिवाइड कर जाना है इसोफेगस में और लैरिंग्स में। अब हवा ने लैरिंग्स वाली साइड पे जाना है और उसके लिए एक छोटी सी ओपनिंग है जिसको ग्लॉटिस का नाम दिया गया है। और जो लैरिंग्स है ना ये एक छोटा सा कार्टिलेज का बॉक्स है, मतलब ये एक ऐसा एक पाइप की तरह है जो कार्टिलेज से बना हुआ है, और उसके अंदर फाइब्रस बैंड्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं फाइब्रस बैंड्स के, मतलब 4 फाइब्रस बैंड्स हैं। और जब हवा उनके दरमियान में से गुजरती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, और जब वो वाइब्रेट करते हैं ना तो वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो भी हम अब बोल रहे हैं वो वॉइस हमारी लैरिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंग्स कंटिन्यू करता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये इसोफेगस की आगे वाली साइड पे होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह जो लैरिंग्स था वो कार्टिलेज का बना हुआ था, इसी तरह इसके अंदर सिर्फ सी शेप्ड रिंग्स है, और वो रिंग्स इसलिए होते हैं ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, कि इन केस हवा इसके अंदर से नहीं गुजर रही तो ऐसा ना हो कि ट्रैकिया जो है वो आपस में जुड़ जाए और ये रास्ता बंद हो जाए। इसको आपस में जुड़ने से रोकने के लिए इसके अंदर रिंग्स बनाए गए हैं। अब ये ट्रैकिया जब हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर जाता है तो ये डिवाइड कर जाता है ब्रोंकाई में, और ये आप पहले भी जानते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड कर रहा है, और फिर जो ब्रोंकाई है वो आगे लंग्स में जा रहे हैं। तो यही आपकी बुक में भी लिखा गया है कि ट्रैकिया जो है वो चेस्ट कैविटी में एंटर होने के बाद 2 ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाता है, और जो ब्रोंकाई होते हैं उनकी वॉल्स के अंदर कार्टिलेजनस प्लेट्स होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ब्रोंकाई के अंदर सी शेप रिंग्स होती हैं तो आपने कहना नहीं, बल्कि इसी जगह प्लेट्स रिप्लेस कर देती हैं, ठीक है। अब जो ब्रोंकाई हैं वो अपनी अपनी साइड की लंग्स में जाएंगी, और वहाँ जाने के बाद वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता जब आगे आगे डिवीजन करेंगे तो उसके अंदर कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और अब वो सिर्फ एक छोटी सी पतली सी वॉल रह जाएगी, और वो एंड करेंगे एल्वियोलर डक्ट की फॉर्म में। ये मैं पहले फ्लो चार्ट में भी दिखा के आ चुकी हूँ कि ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वियोलर डक्ट की फॉर्म में जाते हैं। एल्वियोलर डक्ट कंटिन्यू करता है एट्रिया में, और एट्रिया कंटिन्यू करता है एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक फाइनली ओपन कर जाता है एक एल्वियोलाई में, और ये एल्वियोलाई किस तरह के होते हैं, देखिए जैसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं एल्वियोलस, जिसके अंदर आपको रेड और ब्लू मिक्स कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एल्वियोलस तकरीबन 300 मिलियन पाए जाते हैं एक लंग के अंदर।
इसके अंदर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ट्रैकिया की सी शेप्ड रिंग्स दिखाई गई हैं, ठीक है। और इसी तरह एक एक ब्रोंकाई जो है, एक एक ब्रोंकस, बल्कि क्योंकि ब्रोंकाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है, एक एक ब्रोंकस हर एक लंग के अंदर एंटर हो रहा है और फर्दर वो जाके डिवीजन कर रहा है। आप आगे एफएससी में ये भी पढ़ेंगे कि जो ब्रोंकाई है ना, उनका नंबर डिफर करता है राइट और लेफ्ट लंग में। राइट लंग में 3 प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर 2 प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। इसी तरह फेडरल बोर्ड की बुक में भी ये पॉइंट मेंशन किया गया है, लेकिन अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बस इतना जानेंगे कि ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाती है एयर, ब्रोंक्यूल्स से आगे वो एल्वियोलर डक्ट्स में जाती है और फाइनली वो एल्वियोलाई के अंदर एंड कर जाती है। अब जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर उनके इर्द गिर्द एक सिंगल लेयर है एपिथीलियम की। अब ये बात हमें समझ नहीं आती कि क्या ये कार्टिलेज और एपिथीलियम को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग्स हैं, आगे इन्होंने कहा कि प्लेट्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ब्रोंक्यूल्स में आते हुए इन्होंने उन प्लेट्स को भी ख़त्म कर दिया और अब कह रहे हैं कि जी ये सिंगल एपिथेलियल की लेयर है। ये इसलिए कि जितनी मोटी वॉल होगी ना, जितनी थिक वॉल होगी, उतना ही उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा, और जितनी वो पतली होगी उतनी आसानी से चीज़ें इर्द गिर्द उसके जा सकेंगी, ठीक है। तो जो एल्वियोलाई हैं उनके गिर्द एपिथेलियम की लेयर इसलिए है कि ऑक्सीजन अब जो हवा के ज़रिए आई है और एल्वियोलाई में डिज़ोल्व हुई है, वो इसमें से गुजर के जो कैपिलरीज एल्वियोलाई को सराउंड कर रही हैं उनमें चली जाए, और जो कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व होकर वापस आ जाए एल्वियोलाई के अंदर, ताकि उसको बाहर जब हम सांस निकालें तो बाहर निकाल दें। इसी तरह आपने जो डायग्राम देखी थी एल्वियोलाई की, उसमें आपने देखा था कि रेड और ब्लू कलर था। ये रेड और ब्लू कलर इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, और आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं वो 2 तरह की होती है, एक आर्टरी और एक वेन। आर्टरीज़ के अंदर वो ब्लड होता है जिसको हम साफ ब्लड कहते हैं, या जिसको साइंस की टर्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है। और दूसरा जो वेन्स होती हैं उनके अंदर ब्लू कलर का ब्लड शो किया जाता है, मतलब वो ब्लड जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, ठीक है। तो हम आम जुबान में अक्सर साफ़ खून और गंदा खून कह देते हैं आर्टरीज़ और वेन्स में। वेन्स में गंदा खून नहीं होता, वेन्स में सिर्फ वो खून होता है कि जिसके अंदर अब ऑक्सीजन की कमी होगी है। तो ऑब्वियसली जिस खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी अब वो हमारे इतने यूज़ का नहीं रहता, इसलिए इसको जल्द से जल्द रिप्लेस किया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट फिर से बढ़ाया जाता है लंग्स में, उससे उसको एक बार सर्कुलेट करा के, ठीक है। इसी तरह ये साइंस थी इसके पीछे एल्वियोलाई का कलर रेड और ब्लू बनाने के लिए, ताकि दिखाया जा सके कि यहाँ पे असल में ब्लड के साथ एक्सचेंज हो रहा है। एल्वियोलाई का फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, और ये भी समझ लगी कि यहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज और ब्लड और गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से हो रहा होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। अब आर्टरी और वेन को लेके बच्चों के अंदर ना एक बड़ा गलत सा कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वो ये समझते हैं कि वो वेसल्स जिनके अंदर साफ़ खून होगा या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आर्टरी होगी हर एक, ठीक है, और जिसके अंदर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगी वेन। अब उनका ये सारा कॉन्सेप्ट आखिर ख़राब होता है जब बात आती है पल्मोनरी आर्टरी की, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है और जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। अब यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं लगती कि जब बाकी सारे बॉडी के अंदर आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो पल्मोनरी आर्टरी में ये डिफरेंस क्यों आया है, ठीक है। इसकी साइंस असल में ये है कि जो आर्टरी और वेन की डिवीज़न है ना, ये उनके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट देख के नहीं बनाई गई कि किसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आर्टरी कहना है, किसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेन कहना है, बल्कि इस तरह से बनाई गई है कि जो भी ऐसी वेसल होगी ब्लड की जो खून दिल से दूर लेके जाएगी, दिल हमारा साफ़ खून पंप कर रहा होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा होता है, तो वो सब वेसल्स जो दिल से दूर लेके जाएंगी खून उनको आर्टरीज़ का नाम दिया जाएगा, और वो वेसल्स जो दिल की तरफ लेके आएंगी खून उनको वेन का नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात समझ लग गई। अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं और हार्ट ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और उनको कनेक्ट करती है पल्मोनरी आर्टरी और वेन। दिल से निकलती हुई एक आर्टरी जो कि लंग्स के पास जाती है, और उसका नाम पल्मोनरी इसलिए है क्योंकि पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हार्ट के लिए कार्डियक का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है, अब ये तो समझ लगी कि वो दिल से खून लेके जा रही है लंग्स के पास, लेकिन लंग्स का फंक्शन अगर आप रिकॉल करें तो इसका तो फंक्शन खून को साफ़ करना था। इसका मतलब कि वो दिल वो जो एक ऐसे शो कर रहा है कि मैं सारा खून साफ़ सप्लाई कर रहा हूँ, वो असल में किसी और से साफ़ खून ले रहा है, और वो ले रहा है एक बैक डोर से, और वो बैक डोर है पल्मोनरी आर्टरी। वो पल्मोनरी आर्टरी है जो चुपके से उसके अंदर सारा साफ़ खून जो उसका जो गंदा खून है वो लंग्स के पास लेके जा रही है, वहाँ से वो कैपिलरीज के अंदर से ब्लड को साफ़ करके वापस अब उसको पल्मोनरी वेन के ज़रिए ला रही है, और फिर दिल उसको जो है वो पंप कर रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल के ज़रिए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है कि अब
क्योंकि बाकी सारी जो आर्टरीज थी उनके अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो इस तरह हम ये समझ बैठते हैं कि अच्छा यार पल्मोनरी आर्टरी में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन नहीं। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जा किस तरफ रही है, ये तो आप देखें ना, वो तो उस तरफ जा रही है जिसका काम खून को साफ़ करना है। तो ऑब्वियसली उसको पास अगर ये जाएगी तो ये खून को साफ़ करवाने के लिए जाएगी, ठीक है। दिल अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए भेजता है हार्ट के पास, और बदले में अब हमने ये भी कह दिया था कि जो भी ब्लड वेसल दिल की तरफ खून लेके आएगी उसको हमने वेन का नाम देना है, ठीक है। तो अब हमने अगर पहले अपनी जो है वो सोच इस तरह से बना ली है कि आर्टरी इस तरह से होगी और वेन इस तरह से होगी, तो अब पल्मोनरी वेन को फिर आपने, चाहे वो वेन है पर अब उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि वो लंग से खून लेके वापस आ रही है आपके दिल के पास, और आपका दिल जो है वो पूरी बॉडी में पंप कर रहा है। अब इस सारी बात के बाद एक क्वेश्चन और अराइज करता है, और वो ये कि अच्छा फिर हमारे लंग्स को खून कौन देता है, मतलब फिर हमारे लंग्स के पास साफ खून किस तरह से आता है? क्या उसको खून की ज़रूरत नहीं है, या उसके पास सारा गंदा खून नहीं होगा और वो मतलब डीऑक्सीजनेटेड खून नहीं होगा जिसको आप गंदा खून कहते हैं, और वो जो है फिर वो तो बेचारा बस सारे दिन मज़दूरों की तरह लगा रहेगा और उसको खुद को साफ़ खून भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, उसके पास इंटरकोस्टल आर्टरीज़ और इसी तरह कुछ हमारी कैरोटिड आर्टरीज़ की डायरेक्ट ब्रांचेस जारी होती हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। लंग्स को ब्लड सप्लाई इंटायरली डिफरेंट होती है, इससे पल्मोनरी या आर्टरी या वेन से नहीं होती, ओके। नीचे एक रेड बॉक्स के अंदर आपकी बुक में पॉइंट डिस्कस किया गया है कि जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई है ना, इनके अंदर सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं। जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं ना, वो ग्लैंड्स के तौर पे एक्ट करते हैं, वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी सिक्रीशन होती है म्यूकस, मतलब थिक सी वाटरी सिक्रीशन, जिसने क्या करना है, आने वाली हवा को मॉइस्चन करना है, मतलब उसके अंदर ज़रा नमी पैदा करनी है, ठीक है, नमी शामिल करनी है। और उसके अलावा ये कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसको अपने अंदर जो है वो ट्रैप कर लेना है, ताकि वो आगे लंग्स तक जाके कोई नुकसान ना पैदा करे। और दूसरे सेल है सिलिएटेड सेल। सीलिया जो है ना, वो एक स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जैसे हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, और ये हेयर्स आहिस्ता आहिस्ता से बीट करते हैं एक ख़ास डायरेक्शन में आपकी नाक की तरफ, ताकि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया तो ये उसको बहा के वापस से नाक की तरफ ले जाते हैं, ताकि जब आप कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं तो वो आपके जिस्म के अंदर से बाहर निकल जाता है, और कोई भी इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता फॉरेन पार्टिकल की एंट्री से। पूरे एयर पैसेज वे से गुजर के आने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन ऑर्गन की तरफ, जो कि है लंग्स। आपकी चेस्ट कैविटी में या आपकी थोरेसिक कैविटी, आपके सीने में 2 लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे, और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं रिब्स, या जो पसलियाँ आगे पाई जाती हैं जिनको हम कोस्टल्स भी कहते हैं। और इसी तरह इन रिब्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं, ठीक है, इन 12 पसलियों के दरमियान जो स्पेसेस है उसको इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है, और जो मसल्स इन स्पेसेस में पाए जाते हैं उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। तो अगर कोई डायरेक्टली बाहर से पंच करेगा आपके सीने पे, अगर ये रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स ना हो, तो ऑब्वियसली आपके लंग्स जो कि इतने डेलिकेट ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएंगे। वो तो एल्वियोलाई से मिलके बने थे, और वो एल्वियोलाई जो सिंगल लेयर थिक थे, तो वो किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे लंग्स को। इसलिए इनको बचाने के लिए बाहर रिब्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है और इंटरकोस्टल मसल्स की भी, ठीक है। और अब आप जानते हैं कि लंग्स को नीचे सेपरेट करता है हमारे पेट से या स्टमक से एक मस्कुलर शीथ, जिसको हम डायफ्राम का नाम देते हैं, ठीक है। अब जब मैंने आपको ब्रोंकाई पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि जो लेफ़्ट का ब्रोंकाई है वो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है, और जो राइट का ब्रोंकाई है वो 3 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। इसलिए क्योंकि लेफ़्ट का जो लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर है, उसके अंदर 2 लोब्स हैं, हर लोब के लिए एक प्राइमरी ब्रोंकाई है। वो लोब फर्दर काफ़ी लोब्यूल्स में डिवाइड करती है, फिर हर लोब्यूल के लिए एक एक सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 10 लोब्यूल्स होते हैं एक प्राइमरी लोब के अंदर। इसी तरह जो राइट लंग है ना, उसकी 3 डिवीजन्स है, उसके अंदर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उसकी एक एक डिवीजन एक एक लोब के लिए होती है। तो राइट लंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। जो आपकी एल्वियोलाई हैं वो एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब वो एक्सपैंड भी कर सकती हैं, और एक गुब्बारे की तरह वो थोड़ा फूल भी सकते हैं और थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो भी थोड़ी स्पॉन्जी नेचर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपके लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, ताकि आराम से जो है वो एक्सचेंज किया जा सके इन्वायरमेंट के साथ गैसेस का। और दूसरी बात ये कि लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए 2 लेयर्स होती हैं बाहर, ठीक है, जिनको प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। पतली सी लेयर्स होती हैं आपकी लंग्स के इर्द गिर्द, और इनके दरमियान जो स्पेस है उसको प्लूरल कैविटी कहा जाता है। और उस प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो एक फ्लूइड होता है, ताकि वो आपके लंग्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, उसको प्लूरल फ्लूइड का नाम देते हैं।